अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मेरे यूएस से आने के बाद हर बंदा पूछ रहा था, तो हर बंदे को इंडिविजुअली रिप्लाई करके बताना और एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है उसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में ना आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कवर होंगे। ठीक है। मेरा जो यूएसए का वीज़ा था वो ये यूएसए का वीज़ा। अब मैंने आपको बताना है कि यूएसए का वीज़ा मिलना कैसे है। इसका एक मकसद ये भी था कि हमारे पाकिस्तान में बेशुमार लोगों को ना चीज़ों का आइडिया नहीं होता। लोग इतने ज़्यादा पैसे लगा के यूके ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे जा रहे हैं, वो यूएसए वाली साइड पे नहीं आ रहे। उन्हें ये है कि ये प्रोसीजर टफ है, रिस्क है। ठीक है। उसकी एक वजह यह है कि हमें हर चीज़ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। ठीक है। तो अभी मैं इसमें बताऊंगा कि इसका यूएसए का वीज़ा लेने का कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है। आपकी कोई भी वीज़ा कैटेगरी है, चाहे आप बिजनेस पर्पस के लिए आ रहे हैं, टूरिज्म पर्पस के लिए आ रहे हैं, स्टडी पर्पस के लिए आ रहे हैं, आप एज एक्सचेंज विजिटर आ रहे हैं, आप H1B पे आ रहे हैं मतलब वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, H2B पे आ रहे हैं, EB1 पे आ रहे हैं, EB2 पे आ रहे हैं, इन सब जितनी कैटेगरीज हैं इन सब पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। और हर एक को प्रॉपर डिफाइन करूंगा। ठीक है। अभी मैं जनरल लेके चल रहा हूँ कि जनरल वीज़ा कैटेगरीज में आपने आगे कैसे प्रोसीजर करना है। आपकी कोई भी वीज़ा कैटेगरी है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन एक लाजमी फिल करना पड़ता है जिसमें आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हो, जिसे कहते हैं DS-160। ठीक है। DS-160 आपकी कोई भी वीज़ा कैटेगरी है, आपने फिल करना है, ऑनलाइन फिल करना है। ठीक है। ऑनलाइन फिल करना है। आपने यूनाइटेड स्टेट्स की वेबसाइट्स पे जाके DS-160 आप गूगल पे सिर्फ लिखेंगे ना ऑनलाइन DS-160 फॉर्म, वो भी आ जाएगा। आपने उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपका ऑनलाइन प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। आगे आ जाता है फिजिकल। फिजिकल में ये सीन होता है कि आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आपने ना पोर्टल पे जाके अपॉइंटमेंट लेनी होती है और एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देना होता है। अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में इनके 3 ऑफिस हैं। ठीक है। लाहौर में भी है, लेकिन लाहौर में इंटरव्यूज नहीं कंडक्ट किए जाते। आप 2 जगह पे जाके इंटरव्यूज दे सकते हो, एक इस्लामाबाद और दूसरा कराची। अब मुझे इस्लामाबाद में चूँकि ज़्यादा रश होता है, मुझे इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। जब मैं अपने वीज़ा के लिए गया था तो मुझे जो वीज़ा मेरा इंटरव्यू हुआ था वो कराची हुआ था, और मेरे पासपोर्ट पे जो लिखा भी हुआ है कि इशू जो प्लेस है वो कराची है। मुझे कराची एम्बेसी ने वीज़ा इशू किया था। DS-160 फिल करने के बाद आपने ये काम करना होता है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू मतलब स्टार्ट हो जाता है। मेन प्रॉब्लम होती है इंटरव्यू में। लोगों का ये गुमान होता है कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हम इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप जाके उधर बताते हैं कि मैं आया इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहता हूँ या उर्दू में देना चाहता हूँ। जिस तरह आपको ईजी लगता है इसी तरह वो फिर आपको आपके काउंटर पे भेज देते हैं। अगर आपने इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, इंग्लिश वाले काउंटर पे चले जाएंगे। अगर आपने इंटरव्यू उर्दू में देना है तो साथ ट्रांसलेटर उस साइड पे खड़ा होगा, आप उर्दू में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ट्रैवल हिस्ट्री की। ये इतनी बड़ी मिथ है। हर बंदा ये सोचता है कि यूएसए जाने के लिए ना मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब एक अच्छी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है। मैंने स्पेशल अपने एक इमिग्रेशन लायर, यूएसए आने के बाद इमिग्रेशन लायर से इस बात में बड़ी बहस की। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। अब एक बच्चे ने अमेरिका में स्टडी करने आना है, उसके पास स्पॉन्सरशिप है, जॉब ऑफर लेटर है, उसने H1B पे जॉब करने आया है, तो क्या वो पहले 10-12 मुल्क घूमेगा फिर आएगा इधर? नहीं। यूएसए जो एम्बेसी है या जिसने आपको वीज़ा इशू करना है उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। आपकी पीछे ट्रैवल हिस्ट्री है, इट्स अ गुड थिंग। ठीक है। और अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं फिर ज़्यादा बेनिफिट है उसका। लेकिन अगर आप उसको ये लेके चलें कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी, मुझे वीज़ा इशू नहीं होगा, तो इस तरह कुछ भी नहीं होता। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इस तरह अफेक्ट नहीं कर रही होती जिस तरह हम लोग, अब जैसे मेरे ने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने से पहले मेरे जहन में भी था मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मेरा, मैं आपको बताता हूँ, मेरा बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है। मैंने कभी ज़िंदगी में कहीं पे भी मैंने इवन डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं ली, और मेरी जो फर्स्ट स्टैंप है, जो मेरा फर्स्ट स्टैंप हुआ है वो यूएसए वीज़े का हुआ है। ठीक है। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग है नहीं है, इस तरह का कोई नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है, मुझे जो ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे ना वो स्टडी के रिलेटेड आए थे। ठीक है। तो अब मेरे इधर चूँकि मेरे साथ यूनिवर्सिटीज़ हैं शिकागो में, ठीक है, आगे मतलब मैं, मेरे इर्द गिर्द जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं,
मैं उन सबसे कॉन्टैक्ट करके मिला, मैंने सब कुछ देखा, फिर मैं इमिग्रेशन लाइफ से मैंने हर तरह की चीज़। अब स्कॉलरशिप्स में 2 तरह का सीन होता है। एक स्कॉलरशिप होती है जो यूएस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है, ठीक है? जो हमारे पाकिस्तान में यूएससीएफपी वाला ऑफिस है वो इसको डील कर रहा होता है, जिसमें फुल ब्राइट्स होगी, इस तरह जिसको यूएस गवर्नमेंट स्पॉन्सर वाली होती है। उसमें ये होता है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, वेल एंड गुड, वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको फॉरेन वीज़ा मिल जाता है। एक स्कॉलरशिप वो होती है कि आप इंडिविजुअली अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद, लेट्स सपोज कि आपने बीएस किया है या आपने अंडर ग्रेजुएट से फ्री हुए हैं, आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, उसके बाद आप उस प्रोफेसर्स को मतलब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के या कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करते हो थ्रू ईमेल, अपना रेज्यूम और ये सारी चीज़ें बताते हो, ठीक है? उसमें ये होता है कि कोई भी प्रोफेसर है, उसने यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च करनी है, वो अपना ग्रांट जीतता है, फिर उसको ज़ाहिर बात अपनी रिसर्च के लिए रिसर्च असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो इस तरह स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। इसका ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि आपकी जो मास्टर हो रही होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। दूसरा, आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है, साथ साथ वो आपको एज अपना असिस्टेंट हायर करता है, रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है? इसमें ये अब पाकिस्तान में इसमें ये सीन आ रहा है कि पाकिस्तान में जिन जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है इस प्रोसेस में, मेरे ही अपने कायद आजम यूनिवर्सिटी के मेरे क्लास फेलो की एक सिलेक्शन हुई थी, ठीक है? लेकिन यह है कि उसके बाद मसला बन जाता है। मसला यह है कि वो उसके जब वो वीज़ा फाइल करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके आगे होते हैं प्रोफेसर से भी, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स फाइल करते वक्त उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल दिया जाता है। अब उस 1 साल वेट करना पड़ गया, 2 साल वेट करना पड़ गया, ठीक है? पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? बाकी कंट्रीज में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रही है, ठीक है? वो फिर हर जो केस है वो डिफर करता है। ये होता है स्टडी वीज़ा के हिसाब से, ठीक है? स्टडी वीज़ा। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप उस पर भी आप वो भी सेम थिंग होगा, लेकिन उसमें यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का इतना रोल नहीं होता, ठीक है? वो अगर आपके केस में उनको कंफ्यूजन लग रही है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, या आप जो वीज़ा ऑफिसर है उसको कन्विंस नहीं कर पाए, तो शायद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चला जाएगा। जो वीज़ा स्टडी वीज़ा ये F1 कैटेगरी में आता है। जो दूसरी बात है वो थी H1B पे, जो लास्ट मेरा है इस वीडियो में भी, मेरा जो लास्ट पोर्शन है वो H1B का था। मतलब ये कि बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जॉब ऑफर हो जाती है यूएसए में, और वो H1B वीज़ा अप्लाई करते हैं। H1B वीज़ा वर्क वीज़ा होता है, ये 3 साल या 6 साल का यूनाइटेड स्टेट्स आपको वर्क परमिट दे देता है, आप इसको इस तरह कह सकते हैं। तो आप फिर यहाँ आके काम कर सकते हैं। इसमें ये सीन होता है कि आपको अपना स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है। मतलब ये कि आपको आपकी ऑफर मिल गई, ऑफर लेटर मिल गया, आपने अपना स्पॉन्सर ढूंढना होता है जो आपको वीज़ा स्पॉन्सर करे, ठीक है? H1B की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आपकी स्किल्स होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड के रिलेटेड, आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि यूनाइटेड स्टेट्स में जिस डोमेन में आप आ रहे हो उस डोमेन में लोग ना हों, मतलब बहुत कम लोग हों, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स आपको उसमें एक्सेप्टेंस दे। तो ये होता है सारा वर्क और स्टडी वीज़े के रिलेटेड, ठीक है? अब बाकी जितनी वीज़ा कैटेगरीज हैं, अब सिंपल एक लास्ट जो अभी जिसमें ना बहुत ज़्यादा सक्सेस रेशो आ रही है, वो आ रही है EB1 EB2। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हैं, मतलब ये कि आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो आप EB1 EB2 को भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? EB1 EB2 का भी प्रोसेस जो है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जितनी भी यूएस की वीज़ा कैटेगरीज है, बिजनेस से लेके वर्क, स्टडी, EB1 EB2, इन सब पे मैं एक हर कैटेगरी को डिफाइन करके एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने जनरल आपको बताना था कि आपका जो जनरल वीज़ा इशू होगा, मतलब सबसे पहले आपने DS-160 फिल करना है, उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, आपका वीज़ा इंटरव्यू स्केड्यूल होगा, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के ड्यूरिंग इंटरव्यू मतलब एट दी एंड आपको ऑन द स्पॉट बता दिया जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है? आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है, और जो बाद में आप स्टैंप होने के बाद आप तक पहुंच जाता है, ठीक है? ये था जनरल। फिर यूएसए में आने के बाद, अगर आपका यूएस में आने के बाद जो आपको किसी एक डॉक्यूमेंट में मुझसे 5 से 4 बंदों ने ये इस बारे में भी पूछा था, यूएस में आने के बाद आपको सोशल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, SSN नंबर मतलब चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये आपका कोई भी जो सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है यहाँ से आपका बन जाता है, आप जाके अप्लाई करते हैं, वो आपको उसकी रिसिप्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो आपका कार्ड है वो आपके डोर स्टेप पे विद इन 2 वीक्स पहुँच जाता है। तो ये ज़रूरी होता है अगर उन स्टूडेंट्स के लिए या उन जॉब होल्डर्स के लिए जो H1B पे, वर्क वीज़ा पे या स्टडी वीज़ा पे यूएस में आते हैं और पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ
कि मैं यूके ऑस्ट्रेलिया से या बाकी कंट्री से यूएसए को इसलिए प्रेफर करता हूँ, यूएसए में वेजेस हाई हैं। मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो यहाँ पे F1 स्टेटस के ऊपर हैं और पार्ट टाइम $35 पर आवर के हिसाब से यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेजेस हाई हैं, ठीक है। $35 पर आवर के हिसाब से वो यहाँ पे पार्ट टाइम काम करके अर्न कर रहे हैं। मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ पे काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यूएसए आप जिस तरह सोचते हैं मुश्किल है, टफ है, मतलब टफ होगा। अब जब मेरा इंटरव्यू था, मुझे इतना पता है कि जो मेरा वीज़ा ऑफिसर था उसके पास मेरे फेसबुक के चेक इन तक थे। मतलब सिक्योरिटी वो हर चीज़ से आपको रेगुलेट करते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन आदमी, आपकी हर चीज़ ओरिजिनल है, ठीक है, आप वीज़ा फाइल करें, आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इसके बाद मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वीज़ा कैटेगरीज को डिफाइन करके हर वीज़ा कैटेगरीज को, मतलब जिस बंदे की जो डोमेन है, कोई F1 पे आना चाहता है स्टडी वीज़े पे, कोई H1B वर्क वीज़ा पे आना चाहता है, कोई EB1 EB2 को ट्रैक करना चाहता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो मैं इन सब पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो नेक्स्ट वीडियोज़ आनी है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।